आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तलब है तेरे इश्क की भाग 1 ट्रेलर। तलब है तेरे इश्क की ये खुदा की रज़ा है, तू मिलकर भी ना मिले या रब कैसी सज़ा है। खुद से भी ज़्यादा परवाह है तेरी, पर ये तुझे बताऊं कैसे। हाँ इश्क है तुझसे, पर ये इश्क के इजहार करूं कैसे। ये सर्द हवाएं कुछ कह रही थी, मेरे यार का पैगाम पढ़ रही थी। वैसे तो बहुत दूर है वो मुझसे, पर ये हवाएं उसका मेरे पास होने का एहसास दिला रही थी। रिमझिम बारिश, सन्नाटा और हमारी चुप्पी हमें चारों ओर से घेर रही थी। ना तुम कुछ कहना चाहते, ना हम सुनना चाहते, पर फिर भी बहुत कुछ था जो ये हवाएं कह रही थी। ना ही दोस्ती ना ही प्यार, फिर भी दिल क्यों रहता है बेकरार। आखिर कौन है वो मेरी की चाह कर भी राहें अलग नहीं हो पाती तेरी और मेरी। मैं उसके जितने करीब जाना चाहता हूँ वो मुझसे उतना ही दूर चली जाती है। ना मुझे खुद के करीब आने देती है, ना खुद मेरे पास आती है। याद है मुझे हमारी पहली मुलाकात का फसाना, मेरी एक झलक देखते ही तेरा यूं शर्माना। मुश्किलों से रखा था मैंने हाथ तेरे कंधे पर, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इतनी हिम्मत जुटा पाना। उनसे रूबरू होना मुमकिन नहीं, तो हम भी उनसे ख्वाबों में मिल जाते हैं। उनके सामने हाल दिल बयां करने से कतराते हैं, पर ख्वाबों में दिल के हर जज्बात को उनसे कह जाते हैं। पता है हमें कि हम भी वक्त की तरह गुजर जाएंगे, पर तुम जो रोकोगे हमें तो वक्त को रोक कर हम तुम्हारे लिए ठहर जाएंगे। दर दर भटका था ये दिल जब जाकर कहीं सुकून पाया है। जब जब मोहब्बत की बात हुई तब तक उसका चेहरा याद आया है। ये कैसी मदहोशी, ये कैसा दीवानापन है। तू साथ नहीं मेरे, पर फिर भी तेरे साथ मेरा मन है। उस बेखबर को इतनी भी नहीं थी खबर कि करता है कोई उसका इंतज़ार सिर्फ देखने को उसे एक नज़र। बहुत करना पड़ता है इंतज़ार, इश्क का ये एक उसूल है। अगर इंतज़ार करना पड़े उसके लिए तो मुझे इंतज़ार भी कबूल है। नासिक सिटी हॉस्पिटल के कैबिन में बैठे डॉक्टर रावत काफ़ी सीरियस अंदाज में फाइल के पन्नों को तेज़ी से पलट रहे थे। उनके आसपास खड़ी कुछ लड़कियां जो पेशे से स्टाफ नर्स थी उन्हें मुस्कुराते हुए गौर से देख रही थी, या यूं कहें उन्हें हसरत भरी नज़रों से घूर रही थी। और वो उनके नज़रों से बेअसर होकर बस फाइलों में ध्यान लगाए हुए थे। उनमें मौजूद पेशेंट की रिपोर्ट को पढ़ने की वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से झुका था, जिस वजह से सिर्फ उनके माथे की झलक दिखाई दे रही थी। उसे भी उनके घने बालों ने आधा ढक रखा था। उनके आसपास खड़ी लड़कियां उनका चेहरा देखने के लिए बेचैन हुई जा रही थी। सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर देना, लंच के बाद सर्जरी की जाएगी। फाइल को टेबल पर रखते हुए डॉक्टर रावत ने कहा तो सभी लड़कियों के चेहरे पर उनके चेहरे को देखते ही मुस्कुराहट फैल गई। उन लड़कियों को मुस्कुराते देखकर उन्होंने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। उनके घूरने के बाद भी जब उन लड़कियों की मुस्कुराहट कम नहीं हुई तो वो चिढ़ते हुए व्यंग्य भरे लहजे में बोले, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा जोक सुनाया है आप लोगों को जो आप लोग इतना मुस्कुराए जा रही हैं। आपने तो कोई जोक नहीं सुनाया सर, वो लड़कियाँ एक साथ बोली। फिर क्यों मुस्कुरा रही हैं आप लोग। वो हम वो मैं वो ये उनकी नाराज़गी भरी नज़रों के कारण उन सबको कोई जवाब ही नहीं समझ आ रहा था। इसके आगे कुछ बताएंगे आप लोग, वो इस बार गुस्से से बोले। उनके गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर उन लड़कियों की मुस्कुराहट बिल्कुल ही गायब हो गई। अरे इतना गुस्सा क्यों उतार रहे हैं आप इन सुंदरियों पर डॉक्टर रावत। कैबिन के अंदर आते हुए डॉक्टर आदर्श ने दबी हंसी के साथ कहा तो कैबिन में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उन पर चला गया। वैसे तो तुम जानते हो अपने सवाल का जवाब, फिर भी अगर जानना है तो इन तीनों से पूछो। अब जब जानता हूँ जवाब तो फिर से जानने की क्या ज़रूरत है। और तुम तीनों अपना अपना काम छोड़कर यहाँ डॉक्टर रावत के कैबिन में इस तरह उन्हें निहारने की बजाय अगर पेशेंट को अच्छे से ख्याल रखोगी तो शायद ये तुमसे इम्प्रेस भी हो जाएं। आदर्श सर, हम अपना काम ही करने आए थे यहाँ। तीनों ने अपनी सफाई पेश की। अच्छा कौन सा काम। हम सर को पेशेंट की फाइल रिपोर्ट्स देने आए थे। हम जानते हैं मिस मारिया, तुम ज़रूर किसी काम से आई होंगी। दरअसल हम इन दोनों से पूछ रहे थे। ओह फिर हम चलते हैं आदर्श सर, हमें पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना है, मारिया ने आदर्श से कहा और दोनों लड़कियों को एक नज़र देखकर वो जल्द ही कैबिन से बाहर चली गई। हाँ तो अब तुम दोनों बताओ क्या कर रही थी यहाँ। वो मुझे सर से कुछ पूछना था। मुझे भी कुछ पूछना था, दोनों लड़कियां जल्दबाजी में बोली। उनके लहजे से ही साफ जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं, मगर आदर्श ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन्हें तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह दिया। चली गई वो। अब रिलैक्स हो जाइए डॉक्टर रावत। उन सब के जाने के बाद वो उनके सामने बैठते हुए मुस्कुराए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं, वो गई तो तुम आ गए मुझे डिस्टर्ब करने। क्या, लेकिन मैंने क्या किया है डॉक्टर रावत। अभी किया नहीं है लेकिन अब करोगे।
और ये डॉक्टर रावत क्या लगा रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे कितना बड़ा सीनियर हूँ मैं। डायरेक्ट नाम से ही बुलाया करो मुझे। चिल करो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। उम्र में ना सही मगर ओहदे में तो हो सीनियर। वैसे एक बात बताओ, इन सुंदरियों की नजरें तुम पर अच्छा असर नहीं डालती क्या? इतना चिढ़ते क्यों हो तुम इन सब से? जब छा जाए किसी की एक नजरों का सुरूर इस दिल पर, तो बाकियों की नजरें अक्सर बेअसर हो जाया करती हैं जनाब। अचानक किसी का ख्याल आने पर उनके लब मुस्कुराए, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराहट सिमट गई। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, शायर बन रहे हैं। हमने तो अपना हाल दिल सुनाया था मुर्शिद, तुम उसे शायरी समझ बैठे। उन्होंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। ओह हाल दिल, फिर बताओ जरा, किसकी नजरों का सुरूर छाया है जनाब के दिल पर? आदर्श ने उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बड़ी दिलचस्पी से पूछा। आशना कहाँ है? आज साथ में लंच नहीं करना क्या तुम दोनों को? वो बात बदलते हुए बोले। लंच तो करना है यार, आशना का ही वेट कर रहा हूँ, मगर इस समय वो अपनी सबसे प्रिय क्यूट से पेशेंट के पास होगी। सबसे प्रिय क्यूट सी पेशेंट? उन्होंने इस तरह के संबोधन पर हैरानगी जताई। हाँ, एक लड़की है, बीमार होने के बावजूद भी काफ़ी क्यूट दिखती है वो। फिलहाल तुम टॉपिक चेंज मत करो और बताओ मुझे, कौन है वो जिसका तुम्हारे दिल पर राज है? कौन है वो जिसके अलावा तुम्हें खुद पर किसी और लड़की की नजरें भी कभी एतराज़ है? बताओ ज़रा। चल ना चल कर लंच करते हैं, आशना पता नहीं कब आएगी। उन्होंने फिर बात बदलने की कोशिश की, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनका कुछ भी बताने का बिल्कुल इरादा नहीं है। लेकिन आदर्श समझते हुए भी मानने को तैयार नहीं था। कर लेंगे लंच, फिलहाल तो मेरे सवालों का जवाब दो, कौन है वो? सादा ना सही तो बस नाम ही बता दो। आदर्श के बार बार पूछने पर डॉक्टर रावत ने ना चाहते हुए भी कुछ बताने के लिए जैसे ही अपने होंठ हिलाए, ठीक उसी वक्त डॉक्टर आशना की आवाज़ ने उन्हें खामोश कर दिया। किसका नाम पूछा और बताया जा रहा है, ज़रा हम भी तो जाने। ओ आशना, आ गई तुम? मेरे पेट में कब से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलकर लंच करते हैं। आशना के आते ही आदर्श चल रहे टॉपिक को भूलकर उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। हाँ, मुझे भी भूख लगी है आदर्श, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ समझना है। तो पहले तुम मुझे समझाओ, फिर हम साथ चलते हैं कैंटीन। वो एक पेशेंट की रिपोर्ट को उसके सामने रखते हुए बोली। ओके लाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर जल्दी से चलते हैं कैंटीन। आदर्श ने रिपोर्ट लेते हुए आशना से कहा और डॉक्टर रावत की तरफ देखकर बोला, ये मत समझना कि मेरे सवालों से बच गए तुम। जब तक मैं आशना को समझा रहा हूँ तब तक तुम उसके बारे में मुझे बताने के लिए खुद को तैयार कर लो। चुप करना यार। उसके सुई एक ही जगह पर अटकी देख वो झल्लाए, मगर आदर्श पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मगर दोनों के बीच चल रही बातों ने आशना की क्यूरियोसिटी को जानने की इच्छा को बढ़ा दिया था। कोई मुझे भी बताएगा आखिर किसका नाम पूछा जा रहा है? अरे आशना, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर फोकस करो। ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है। एक के सवालों से वैसे ही बचते फिर रहे थे और अब ये भी शुरू हो गई। इससे पहले कि डॉक्टर रावत ने इंतज़ाम कर दिया। हाँ, ये तो सही कहा तुमने चंद्र। आशना उनकी बातों पर हंसते हुए बोली तो वो भी हंसने लगे और उन्हें यूँ खुद पर हंसता देख आदर्श चिढ़ गया। देख लूँगा मैं तुम दोनों को, फिलहाल तुम ये रिपोर्ट्स देखो और मुझे समझाओ, हमें बाद में देख लेना। मस्ती मजाक छोड़कर वो सीरियस हुई तो आदर्श भी सीरियस हो गया और रिपोर्ट्स देखते हुए वो आशना को समझाने लगा। उन दोनों को बिजी देखकर डॉक्टर रावत चेयर से अपना सिर टिकाए हुए आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ गए और अपने पास्ट को याद करते हुए कुछ पल के लिए जैसे वो उन बीते लम्हों में खो गए। कॉलेज के ग्राउंड में बैठी 4 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। आज फिर से केमिस्ट्री की क्लास मिस हो गई। पता नहीं सर क्यों नहीं आए। नंदिनी किताबों के पन्नों को पलटते हुए बोली, अच्छा हुआ मिस हो गई, मुझे तो ये केमिस्ट्री बिल्कुल ही बोरिंग लगती है। साक्षी ने अलग ही अंदाज में कहा, हाँ मुझे तो समझ ही नहीं आती ये केमिस्ट्री। रेवती अपने हाथ में मौजूद किताब को लगभग पटकते हुए बोले, अच्छा फिर कौन सी केमिस्ट्री समझ आती है तुम दोनों को? नंदिनी ने उन तीनों को गौर से देखते हुए पूछा। मुझे तो वरुण और आलिया की केमिस्ट्री अच्छी लगती है, साक्षी ने चहकते हुए कहा। मुझे सिद्धार्थ और श्रद्धा की, रेवती ने अपने हाथों को रोल करते हुए कहा। वैसे मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, वो भी किसी के साथ, हर किसी के साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है, साक्षी ने फिर से उसी अंदाज में कहा। मुझे ना इमरान हाशमी भी बहुत पसंद है, रेवती ने धीमी आवाज़ में शर्माते हुए कहा। मुझे भी, साक्षी रेवती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। अरे नंदिनी तुम बताओ, तुम्हें किसकी केमिस्ट्री पसंद है? साक्षी और रेवती ने उस खामोश को देखकर पूछा। मैं तुम दोनों की तरह ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती, लेकिन मुझे शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री अच्छी लगती है। और मिस पढ़ाकू, तुम भी बताओ ज़रा कुछ। साक्षी ने किताब में आंखें गड़ाए पास में बैठी हुई लड़की से पूछा। मैं मूवीज़ नहीं देखती, उस लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। मगर क्यों? क्या तुम्हें मूवीज़ पसंद नहीं?
रेवती ने हैरानगी जताते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे दादाजी काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें नहीं पसंद घर की लड़कियों का टीवी देखना। उन्हीं की वजह से गांव में आज तक हमारे घर टीवी नहीं है। लेकिन पापा जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने एक एलसीडी खरीद ली थी। दादाजी इस बात से उन पर बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने एलसीडी अपने ही रूम में फिक्स करवा ली। अब उस पर वो केवल धार्मिक सीरियल या न्यूज़ देखने की इजाज़त देते हैं बस। क्या आज के ज़माने में ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं? साक्षी तो लगभग झटका लगा। इसका मतलब तुमने आज तक कोई मूवीज़ नहीं देखी? बाकी दोनों लड़कियां भी उसकी बात सुनकर अचंभित हुई। देखी है कुछ मूवीज़ मैंने। दरअसल गांव में हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती थी। वो काफ़ी मॉडर्न थी। मैं बुआ के साथ जब उनके घर जाती थी तो कभी कभी उन्हीं के यहाँ देखती थी। अच्छा बताना ज़रा, कौन सी मूवीज़ देखी हैं तुमने? साक्षी ने दिलचस्पी दिखाई। नाम तो पता नहीं मुझे। अच्छा बताओ, इमरान हाशमी की मूवीज़ देखी है तुमने? रेवती ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा और रेवती का साथ देते हुए साक्षी ने भी उसी अंदाज में पूछा। आपके प्यार में हम संवरने लगे, सुना है तुमने कभी? और इस गाने की वीडियोस देखी हैं तुमने? मैंने गाना सुना है थोड़ा बहुत, मगर वीडियो नहीं देखी। सिर्फ गाना सुना है तुमने? अरे वीडियो देखनी चाहिए थी तुम्हें। असली मज़ा तो उसे देखने में ही आता है। चुप करोगी तुम दोनों? देख रही हूँ कब से परेशान कर रही हो इसे। नंदिनी ने अचानक ही उन दोनों को चुप कराते हुए कहा। ऐसा भी क्या है उस वीडियो में? उस लड़की ने जिज्ञासावश पूछा। बताएं बताएं क्या? रेवती और साक्षी शर्माते हुए बोली। तुम लोगों को इस सब के अलावा कोई टॉपिक नहीं मिलती बात करने के लिए? अचानक से एक गुस्से भरी रौबदार आवाज़ वहाँ गूंजी तो चारों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। नंदिनी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? जब सर नहीं आए थे तो तुम्हें आ जाना चाहिए था मेरे पास। हम घर चले जाते। भाई, मुझे लगा आप आ जाओगे थोड़ी देर में, मैं तो यहीं बैठ गई। जानता हूँ मैं सब। चलो अब चुपचाप घर। ओके भाई। और तुम लोग फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट रखने की बजाय अगर ज़रा सा ध्यान केमिस्ट्री पर दो तो समझ भी आएगी और बोरिंग भी नहीं लगेगी। नंदिनी के भाई ने उन तीनों को घूरते हुए गुस्से में कहा और नंदिनी का हाथ पकड़कर ग्राउंड से बाहर चला गया। इसने हमारी बात पूरी सुन ली क्या? साक्षी ने सोचते हुए कहा। लगता तो है। रेवती उसे जाते हुए देखकर बोली। हिटलर है एक नंबर का। साक्षी गुस्से में बोली। हाँ सही कहा। चल अब हम भी चलते हैं, रेवती ने उठते हुए कहा तो उन दोनों के साथ वो तीसरी लड़की भी उठकर उनके साथ ही ग्राउंड से बाहर आ गई। तो ये सब बातें होती हैं तुम लोगों के बीच। चलो आज माँ से शिकायत करती हूँ मैं तुम्हारी। क्या शिकायत करेंगी आप? मैं भी आपकी शिकायत करूँगी माँ से कि आप लड़कियों के आपस की बातें छुप कर सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें बुलाने आ रहा था तो सुन लिया थोड़ा बहुत। वैसे तुम्हारी सारी दोस्त ऐसी हैं क्या, फालतू की बातें करने वाली? और आज उन दोनों के साथ वो तीसरी लड़की कौन थी? उसकी बातें सुनकर लगता है वो भी साक्षी और रेवती के जैसी होगी। भाई, डोंट जज हर। गुनगुन इज़ अ वेरी स्वीट एंड इनोसेंट गर्ल। क्या कहा तुमने? गुन? फ्लैशबैक एंड आशना बेटा वो गुंज। वो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डॉक्टर रावत ने जैसे ही अपने कैबिन में आते हुए किसी उम्रदराज शख्स की आवाज़ सुनी, वो अपनी आंखें खोलते हुए तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गए। सिन्हा अंकल, सिन्हा अंकल आप यहाँ? अपने सामने घबराए हुए उम्रदराज शख्स को देखकर डॉक्टर रावत ने कहा, मगर सामने मौजूद शख्स ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने फिर से थोड़ी तेज़ आवाज़ में उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन तब तक वो आशना के साथ उनके कैबिन से बाहर चले गए थे। तुम जानते हो इन्हें? आदर्श ने डॉक्टर रावत को उठकर उन शख्स के पीछे कैबिन के बाहर जाते हुए देखा तो उन्हें रोकते हुए पूछा। हाँ, मुझे मिलना है उनसे, मैं आता हूँ, कहकर वो तेज़ी से कैबिन के बाहर चले गए। मारिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो डॉक्टर आशना और उनके साथ एक शख्स जो काफ़ी घबराए हुए थे, इस समय वो कहाँ मिलेंगे? रास्ते में जाते हुए डॉक्टर रावत ने मारिया से पूछा। सर, वो इस समय 2nd फ्लोर के वार्ड नंबर 7 में होंगे। फिलहाल मुझे आपको कुछ बताना है। जो भी बताना है थोड़ी देर बाद बताना। वो तेज़ी से 2nd फ्लोर की तरफ जाते हुए बोले। लेकिन सर, बात इम्पोर्टेंट है। दरअसल जिस पेशेंट को ओटी में सर्जरी के लिए शिफ्ट किया था उसने चोरी से चॉकलेट और कुकीज़ खा ली हैं। व्हाट? तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? ऐसे कैसे उसे खाने दिया तुमने? वो रुकते हुए गुस्से में बोले। सर, वो अभी बच्चा है। मैं थोड़ी देर के लिए ओटी से बाहर आई थी बस। उसने पता नहीं कैसे। यू आर वेरी केयरलेस मिस मारिया। लेट्स गो फर्स्ट इन ओटी। मारिया को चलने का इशारा करते हुए वो ओटी की तरफ चले गए। लगता है आज अकेले ही लंच करना पड़ेगा, आदर्श ने कैंटीन की तरफ जाते हुए खुद से कहा। इस बार ख्याल रखिएगा मिस मारिया, जब तक सर्जरी शुरू नहीं की जाती आप पेशेंट के पास ही रहेंगी, और अब कुछ इम्पोर्टेंट हो तो किसी और को पेशेंट के पास छोड़ कर जाएंगी। याद रहे, सर्जरी के दौरान हमें राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेशेंट को देखने के बाद डॉक्टर रावत ने मारिया को समझाते हुए कहा। ओके सर। ओके, 20 मिनट बाद सर्जरी शुरू की जाएगी, तैयार रहिएगा आप।
जी सर। डॉक्टर रावत मिस मारिया को समझाने के बाद ओटी से बाहर आ गए। फिर कुछ सोचते हुए वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने के लिए जैसी दाईं तरफ मुड़े, सामने से आ रही आशना को देखकर वो वहीं रुक गए। अरे चंद्र, कहाँ जा रहे हो तुम? और आदर्श कहाँ हैं? वो मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था और आदर्श कैंटीन में होगा शायद। चलो फिर हम भी कैंटीन चलते हैं। नहीं आशना, मुझे सिन्हा अंकल से मिलना है। कौन सिन्हा अंकल? वही जो कुछ देर पहले मेरे कैबिन में आए थे। मनोज सिन्हा नाम है उनका। तुम बता सकती हो इस वक्त वो कहाँ होंगे? मनोज अंकल? तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम मुझे बताओ वो कहाँ मिलेंगे इस वक्त? वो इस वक्त सेकंड फ्लोर पर वार्ड नंबर 7 में होंगे। ओके, थैंक यू। आशना की बात सुनकर डॉक्टर रावत तुरंत वहाँ से सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए। कहाँ थी तुम? और चंद्र कहाँ गया? मैं कैंटीन में कब से वेट कर रहा था तुम दोनों का। पता है तुम लोगों का वेट करने के चक्कर में मेरी भूख ने सुसाइड भी कर ली। आदर्श ने आशना के पास आते ही शिकायती लहजे में कहा। तुम वेट क्यों कर रहे थे हमारा? तुमने लंच कर लेना चाहिए था। तुम जानती हो मुझे नहीं पसंद अकेले खाना खाना, फिर भी। खैर बताओ चंद्र कहाँ है? वो इस वक्त सेकंड फ्लोर पर मनोज अंकल से मिलने गया है। वो उन्हें कैसे जानता है? पता नहीं, मैंने पूछा तो उसने कहा बाद में बताएगा। काफ़ी जल्दी में था वो। ओह चलो, आएगा तो पूछेंगे उससे। फिलहाल तुम मेरे साथ कैंटीन चलो। आदर्श ने का हाथ पकड़कर कहा। ओके चलो चलते हैं। आशना मुस्कुराते हुए बोली, फिर आदर्श के साथ कैंटीन चली गई। इधर डॉक्टर रावत जैसे ही वार्ड रूम 7 में पहुंचे, मनोज अंकल को वहां ना देखकर उस रूम में मौजूद पेशेंट के पास चले गए। गुनगुन, तुम कैसी हो? तुम क्या हुआ है तुम्हें? बेड पर लेटी हुई एक लड़की को देखकर खुशी और हैरानगी के मिले जुले भाव अपने चेहरे पर लाते हुए वो उससे बोले, कौन है आप? तुमने पहचाना नहीं मुझे? मैं चंद्र, तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड। उन्होंने जैसे ही उससे अपना परिचय दिया वो पैनिक करने लगी। उसे इस तरह पैनिक करता देख वो तुरंत उसे शांत कराते हुए बोली, अरे तुम इस तरह से घबरा क्यों रही हो? रिलैक्स। व्हाट हैपेंड विद यू? ओह शिट, पैनिक अटैक। ये क्या किया आपने? हटिए यहाँ से। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम से बाहर आते ही डॉक्टर रावत को तुरंत वहाँ से हटाते हुए बोले, अंकल मैं तो बस। प्लीज़ कॉल हर डॉक्टर आशना। अपनी बेटी को संभालते हुए मनोज अंकल ने डॉक्टर रावत से कहा। आई कैन हैंडल इट। डॉक्टर रावत ने अचानक से पेशेंट को नींद का इंजेक्शन लगाते हुए कहा। आप क्या कर रहे थे यहाँ? और आपने ऐसे क्या कहा कि मेरी बच्ची से वो इतना पैनिक होने लगी? अंकल मैं तो बस गुनगुन से। क्या कहा आपने? गुनगुन? सॉरी अंकल, वो अचानक से बोलने की वजह से। चंद्रशेखर? तुम चंद्रशेखर हो? मनोज अंकल डॉक्टर रावत को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ अंकल, मैं चंद्रशेखर सिंह रावत। तो बोलते हुए उनके पास आकर उनका पैर छूने के लिए उनकी तरफ झुक गए। उन्हें अपनी तरफ झुकता देख उन्होंने उन्हें कंधे से पकड़ते हुए रोक कर कहा, तुम डॉक्टर बन गए? हाँ अंकल। कैसे हैं आप और गुंजन को क्या हुआ है? उन्होंने जैसे ही पूछा उनके चेहरे पर मायूसी और उदासी छा गई। मैं बताती हूँ। अचानक आई इस आवाज़ को सुनकर दोनों लोगों की नज़रें दरवाजे की तरफ घूम गई। आशना आदर्श के साथ वॉर्ड रूम में आते हुए डॉक्टर रावत को हैरान और जांचती नज़रों से देख रही थी। बेटा, गुंजन को फिर से पैनिक अटैक आया था। आशना को देखते ही मनोज ने हताशा होते हुए कहा। ओह, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे हैंडल किया आपने? वो चिंतित होते हुए बोली और गुंजन के करीब जाकर उसके चेहरे को देखने लगी। मैंने हैंडल किया गुंजन को नींद का इंजेक्शन देकर। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। अब क्या तुम मुझे बताओगे गुंजन को क्या हुआ है? डॉक्टर रावत आशना के पास जाकर गुंजन को देखते हुए बोले। बेटा मिनट चंद्र। बोलते हुए आशना डॉक्टर रावत के पास से हटकर मनोज जी के पास चली आई। अंकल, आप कल से यहीं हैं, घर चले जाइए और रेस्ट कर लीजिए। गुंजन के पास मैं हूँ। ओके बेटा, पहले मैं चंद्रशेखर से थोड़ी बातें कर लूँ, फिर चला जाऊँगा। चंद्र से आप बाद में बातें कर लीजिएगा, अभी वो सर्जरी करने जा रहा है। आदर्श ने मनोज जी से कहते हुए डॉक्टर रावत को याद दिलाया। ओह नो, मुझे सर्जरी के लिए जाना था। डॉक्टर रावत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बोले। अंकल, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओटी में सब मेरा वेट कर रहे होंगे। आदर्श चलो मेरे साथ। बोलकर वो तेज़ी से वार्ड के रूम से बाहर निकल गया। अंकल, अब आप घर जाइए, चंद्र से आप कभी भी मिल सकते हैं। ओके बेटा, ख्याल रखना गुंजन का। मैं जल्दी आ जाऊँगा। मनोज जी ने गुंजन की तरफ देखते हुए आशना से कहा और वार्ड रूम से बाहर जाने लगे। उन्हें जाता देख कुछ सोचते हुए आशना ने अचानक से पूछा, ऐसे अंकल, आप और चंद्रशेखर एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बेटा, चंद्रशेखर मेरे दोस्त अरविंद सिंह रावत का बेटा है। मनोज जी रुकते हुए बोले। उन्होंने आगे कुछ और बोलना चाहा मगर आशना को बोलता देख वो चुप हो गए। ओह,
ओके, आप जाइए, बाकी की बातें मैं चंद्र से पूछ लूँगी। आशना की बात सुनकर मनोज जी ने अपना सर हिलाया, वॉर्डरूम से बाहर चले गए। ओटी में आज 2 सालों से पहली बार डॉक्टर रावत को ऑपरेशन करते हुए घबराहट हो रही थी। उनके दिमाग में रह रहकर गुंजन का पैनिक होना याद आ रहा था। वो जल्द से जल्द गुंजन की कंडीशन के बारे में जानना चाहती थी। इज एवरीथिंग फाइन सर? मारिया ने डॉक्टर रावत के हाथों की कंपन को नोटिस करते हुए पूछा। या ऑल राइट मिस मारिया, उन्होंने सीरियस टोन में कहा। फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उन्होंने अपने सारे ख्याल झटके और पूरी तरीके से खुद का ध्यान ऑपरेशन पर लगा लिया। चंद्र को आज हुआ क्या है? आदर्श ने सब कुछ नोटिस करते हुए मन में सोचा। इस वक्त ओटी में डॉक्टर रावत के साथ वो भी मौजूद था। डॉक्टर रावत की लाइफ का ये पहला ऐसा केस था जिसमें उन्होंने अकेले ऑपरेशन करने की बजाय आदर्श को भी साथ रहने के लिए कहा था। दरअसल इस वक्त वो सडनली 10 साल के एक बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे। उस बच्चे की हार्ट बीट अनियमित होने की वजह से उसके शरीर में पेसमेकर लगाना था। वो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होने की वजह से उन्हें तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। उन्हें थोड़ी देर पहले जिस पेशेंट का ऑपरेशन करना था उसे अब दूसरे सर्जन कर रहे थे। हॉस्पिटल हेड ने डॉक्टर रावत का बेस्ट सर्जन होने की वजह से ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। ओटी के अंदर मौजूद टीम के सभी लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ओटी के बाहर खड़े बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे थे। लगभग 1 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद मारिया को छोड़कर डॉक्टर रावत और टीम के सभी मेंबर्स बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही उस बच्चे के पेरेंट्स ने उससे अपने बच्चे की कंडीशन पूछी। डॉक्टर रावत ने उन्होंने ऑपरेशन सक्सेस होने और 24 घंटे के अंदर बच्चे के होश में आने की बात बताई, जिसे सुनकर बच्चे के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स के साथ मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया। बच्चे के पेरेंट्स से बातें करने के बाद सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चले गए। चंद्र, कुछ हुआ है क्या? चेंजिंग रूम में आदर्श ने डॉक्टर रावत के चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने नोटिस किया है जब से तुम मनोज अंकल से मिले हो परेशान लग रहे हो। नहीं, उनसे मिलने की वजह से मैं परेशान नहीं हो सकता, बल्कि मुझे तो इतने सालों बाद उनसे मिलने की बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक्चुअली मैं गुंजन की कंडीशन को देखने के बाद अपसेट हूँ। क्या तुम बता सकते हो उससे क्या हुआ है? क्यूटी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब उसे यहाँ लाया गया था तब उसकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तुम्हें तो पता है यहाँ लेडीज़ पेशेंट के सारे केसेस आशना और उसकी टीम हैंडल करती है। हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। क्यूटी के बारे में ये बातें मुझे आशना ने ही बताई हैं। मतलब तुम्हें पूरी बात नहीं पता? नहीं, बताया तो फीमेल पेशेंट के सभी केसेस आशना और उसकी टीम हैंडल करती है। ओके, तुम यहाँ की सिचुएशन हैंडल करो, मैं आशना के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्या तुम क्यूटी के बारे में सब कुछ जानने के लिए जा रहे हो? हाँ, तो तुम बाद में भी पूछ सकते हो। यहाँ सब कुछ छोड़कर इस तरह तुम उसकी कंडीशन पूछने जा रहे हो, आखिर क्यों? क्या बहुत खास रिश्ता है तुम्हारा क्यूटी से? काश मैं तुम्हारे आखिरी सवाल के जवाब में हाँ कह सकता। वो मायूसी के साथ सर झुकाकर बेहद धीमी आवाज़ में बोले। तुमने कुछ कहा? डॉक्टर रावत की बात ना सुन पाने की वजह से आदर्श ने उनसे पूछा। नथिंग आदर्श, प्लीज़ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यहाँ के पेशेंट का ख्याल रखना। ओके। आदर्श ने डॉक्टर रावत के चेहरे को नोटिस करते हुए उनसे आगे कुछ पूछना सही नहीं समझा। आदर्श के ओके बोलते ही वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए। ऐसा भी क्या है जो ये इतने परेशान लग रहा है? आदर्श ने उन्हें जाते हुए देखकर मन में सोचा। फिर वहाँ से वो अपने पेशेंट को देखने चला गया। डॉक्टर रावत अपने साथ कई सवाल और मन में बेचैनी लिए रूम के साथ में पहुँचे। उन्होंने आशना को गुंजन के करीब बैठा देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। आशना, क्या अब तुम मुझे गुंजन के कंडीशन के बारे में सब कुछ क्लियरली बताओगी? डॉक्टर रावत ने गुंजन के बेड के करीब पहुंचते ही आदेशात्मक लहजे में कहा। इस समय उनके चेहरे पर मौजूद भाव ये साफ जाहिर कर रहे थे कि वो गुंजन के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। खुलती और बंद होती उनकी मुट्ठियाँ उनकी बेचैनी को जाहिर कर रही थी। आशना ये सारी चीज़ें नोटिस कर चुकी थी, इसलिए उसने डॉक्टर रावत से अभी कोई सवाल ना करके पहले उन्हें सब कुछ बताने का फैसला किया। हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो, बताती हूँ मैं। आशना उन्हें गुंजन से दूर चलकर बैठने का इशारा करते हुए बोली। वो खामोशी से आशना के साइड में बैठ गई। उनके बैठते ही आशना ने गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ी और बोलना शुरू किया। लगभग 1.5 महीने पहले गुंजन का एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान ये प्रेग्नेंट थी। क्या गुंजन ने अपना बच्चा खो दिया? एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसका बचना ही मुमकिन नहीं था, तो बच्चा कैसे बचता? काफ़ी गंभीर चोटें आई थी उसे। सबको मिसकैरेज हो जाने का पहले ही अंदाज़ा हो गया था, मगर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पता चला गुंजन का बच्चा एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही इसके गर्भ में दम छोड़ चुका था।
शी हैव अ साइलेंट मिसकैरेज। उसे पता ही नहीं था शायद। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है चंद। क्या था, क्या हुआ, ये गुंजन ही बता सकती है। लेकिन क्या आशना? गुंजन को कुछ याद ही नहीं है। डॉक्टर रावत के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वो आशना की बातों का मतलब समझे बिना चिल्ला उठे। याद नहीं है मतलब? उसे कैसे याद नहीं है? उसे अपने बच्चे के बारे में नहीं पता? बोल क्या रही हो तुम? आशना को उनका बिहेवियर अजीब लगा। उनके नासमझी से चिढ़ते हुए वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, वॉट हैपन विद योर ब्रेन चंद्र? वो आर डॉक्टर, उसे याद नहीं है मतलब उसने अपनी याददाश्त खो दी है। ओह सॉरी। कुछ एहसास होते ही उन्होंने अपनी आंखें भींच कर एक गहरी सांस भरी और गुंजन के करीब जाकर बैठ गए। आशना उनकी हरकत से हैरान होकर कुछ समझने की कोशिश में लगी थी। समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे देखकर इसका यूं घबराना और रोना। मतलब मुझे अजनबी समझकर डर गई थी। फिर लोगों से डरना तो इसकी पुरानी आदत है। लेकिन पैनिक अटैक्स क्यों? पहले तो कभी नहीं आए थे इसे पैनिक अटैक्स। डॉक्टर रावत ने अपनी सोच को विराम देते हुए गुंजन के चेहरे से नजरें हटाई और आशना की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोले, पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं गुंजन को? चंद आर यू ओके? व्हाट डू यू मीन? मैं यहाँ तुमसे गुंजन की कंडीशन के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम ओके इधर उधर की बातें कर रहे हो। तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं रही हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? अगर बताने पर तुम्हें समझ आए तब ना। पता नहीं कब से अजीब सा बिहेव किए जा रहे हो। आशना तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और तुम मुझे गुस्सा दिला चुके। एक फेमस स्पेशलिस्ट सर्जन होकर मेडिकल इंटर्नशिप के स्टूडेंट जैसा सवाल कर रहे हो तुम। मुझे तो आज ऐसा डाउट हो रहा है जैसे तुम कोई फर्जी डॉक्टर। जस्ट शट अप आशना। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ ये समझ रहे हो तुम, मगर खुद क्या बोल रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? एक डॉक्टर होकर तुम पूछ रहे हो गुंजन को पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं। क्या वाकई तुम्हें नहीं पता पैनिक अटैक्स का रीज़न क्या हो सकता है? और क्या कमाल कर दिया है आज तुमने। पैनिक अटैक्स आने पर तुरंत उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। क्या तुम भूल गए नींद का इंजेक्शन लास्ट ऑप्शन होता है ना कि फर्स्ट? सब पता है मुझे आशना, मगर शायद तुम भूल रही हो। जब पेशेंट के पैनिक अटैक्स का स्टेज एंजाइटी की वजह से पैनिक डिसऑर्डर में चेंज हो जाए तो उसे आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? इसीलिए क्योंकि मैं फर्जी डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम सॉरी चंद, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही वो मैं। इट्स ओके, गलती मेरी है, मेरी भी गलती है। लेकिन ये बताओ गुंजन को एंग्जाइटी की वजह से पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये कैसे पता तुम्हें? तुमने बताया ना कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है तो उसे एक्सीडेंट और मिसकैरेज के बारे में तो याद ही नहीं होगा। फिर पैनिक अटैक्स एंग्जाइटी से ही रिलेटिव होगा ना। जब तुम ये जान गए थे तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे थे पैनिक अटैक्स आने के रीज़न? क्योंकि पास में गुंजन के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे उसको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम हो सकती थी, मगर तब नहीं हुई। तो इस बार कैसे? पास में गुंजन के साथ इतना सब कुछ नहीं हुआ होगा ना चंद। इतना सबसे क्या मतलब तुम्हारा? क्या एक्सीडेंट और मिसकैरेज के अलावा भी कुछ? डॉक्टर आशना रावत के सवाल करने पर उन्हें गौर से देखने लगी। कुछ पल उन्हें यूं ही देखने के बाद उसने उनसे अपनी नजरें हटाकर गुंजन के चेहरे पर टिका ली। आशना के कुछ ना बोलने पर डॉक्टर रावत मायूस होकर बोले, इस तरह चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, और क्या हुआ गुंजन के साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं तुम्हें चंद? ऐसा भी क्या है आशना जो तुम्हें बताने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है? जो भी है चंद, सिर्फ गुंजन के करीबी लोगों को बताया जा सकता है। इस वक्त मैं नहीं जानती तुम गुंजन और उसकी फैमिली के कितने क्लोज हो, इसीलिए रूल्स के मुताबिक मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन तुम तो जानती हो मुझे, क्या फिर भी तुम्हें इन बातों को लेकर मुझसे डरने की ज़रूरत है? नहीं चंद, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, और गार्जियंस के अलावा किसी अन्य को पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई जा सकती। इस हॉस्पिटल में पेशेंट से रिलेटिव पहला रूल यही है। फिर कैसे बताऊं तुम्हें? ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं अंकल से पूछ लूँगा। अंकल से? हाँ, क्यों नहीं? नहीं कुछ नहीं। आशना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है? क्या तुम मुझे कोई हिंट नहीं दे सकती? एक डॉक्टर के बेस पर तो बिल्कुल भी नहीं चंद, मगर तुम्हारी दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ बातें बता सकती हूँ। जब तुम बता सकती हो तो बातों को इतना घुमा क्यों रही हो? चंद्र डॉक्टर रावत अब चिल्लाते हुए बोले, क्योंकि गुंजन की कज़िन होने की वजह से मेरे लिए जानना ज़रूरी था तुम्हारे उसके बारे में, जो कि तुम बताना नहीं चाह रहे। वैसे मुझे खुद से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? और क्या कहा तुमने? कज़िन? गुंजन तुम्हारी कज़िन है? वो हैरानगी जताते हुए बोले, हाँ, इसी बेस पर उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ मैं। आखिर एक फ्रेंड से अपने और अपनों की प्रॉब्लम्स को शेयर करने का राइट जो होता है हमारे पास, राइट? अचानक से वॉर रूम में आते ही आदर्श ने कहा तो आशना डॉक्टर रावत की नज़र उस पर टिक गई। यहाँ राइट पर डिस्कशन चल रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी राइट है,
तुम दोनों की कंप्लेन करने का। की कंप्लेन? आशना आदर्श की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोली, जबकि डॉक्टर रावत खामोशी से ऐसे ही बैठे रहे, जैसे उन्हें आदर्श की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अपनी ड्यूटी करने की बजाय बैठकर बातें करने की कंप्लेन करूंगा मैं। आदर्श, क्या तुम कुछ पल के लिए खामोश रहोगी? मैं और आशना बहुत कुछ ज़रूरी बात। डॉक्टर रावत ने सीरियस अंदाज में बोलते हुए गुस्से से अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव और आंखों में सवाल देखकर आदर्श को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके गुस्से की वजह उसका इस वक्त यहाँ होना है। इससे पहले कि उनका गुस्सा और बढ़ता, आदर्श तुरंत अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, मैं वहाँ के सभी पेशेंट को चेक करके ही आया हूँ और बेवजह नहीं, आपकी वजह से आया हूँ। नीचे हंगामा मचा हुआ है, चलिए चलकर सिचुएशन को संभालें, वरना हेड तक बात पहुँची तो बेवजह सबको डांट पड़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। आदर्श की बात सुनकर वो तुरंत उठते हुए बोले, जिस पेशेंट की तुम पहले सर्जरी करने वाले थे उसका केस डॉक्टर आरव को सौंपा गया था। पहले तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, मगर सर्जरी के टाइम पर उन्होंने अचानक से सर्जरी करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया आरव ने? ये मुझे नहीं पता डॉक्टर। आरव इस वक्त हॉस्पिटल में ना मौजूद हैं। नीचे उस पेशेंट के पेरेंट्स बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि तुमने सर्जरी क्यों नहीं की। मैं कैसे कर सकता था उसकी सर्जरी जब मुझे कोई दूसरा केस सौंप दिया गया था? उन्हें ये बात नहीं पता। उन्हें लगता है कि किसी रिच पर्सन का केस आने पर उनके बच्चे को साइड कर दिया। वो गुस्से से चीखे। कुछ भी सोचते हैं लोग, डायरेक्ट इल्ज़ाम ही लगा दिया। चंद, तुम तुरंत जाकर सब कुछ क्लियर करो। अब हम ड्यूटी से फ्री होने पर ही बात करेंगे, आशना ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। डॉक्टर रावत आशना की बातें सुनकर ही वार्ड रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही आदर्श भी उनके पीछे चला गया। दोनों के चले जाने के बाद आशना गुंजन के करीब जाकर बैठ गई। फर्स्ट रो पर आते ही आदर्श तुरंत पेशेंट के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। क्या कोई बता सकता है डॉक्टर आरव ने सर्जरी क्यों नहीं की? उन्होंने ओटी में शिफ्ट होने के बावजूद भी सर्जरी ना करने का फैसला क्यों लिया? डॉक्टर रावत ने वहाँ मौजूद स्टाफ से पूछा। सर, सर्जरी से पहले पेशेंट ने कुछ खा लिया था। ये बात ओटी में पता चली तो आरव सर ने सर्जरी करने से मना कर दिया। ओह, मना करने की बजाय वो राइस ट्यूब का इस्तेमाल करके सर्जरी कर सकते थे। आप लोग डॉक्टर आरव को कॉल कीजिए और हेड को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हेड को क्यों चंद? आदर्श हेड को बताने के बाद तुमने ही घबराते हुए उनके पास आकर बोला, उनका बताना जानना ज़रूरी है। पता है मुझे, लेकिन जब तुम खुद इस मैटर को संभाल सकते हो तो हेड को इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है? आदर्श के इस तरह से हेड को ना बताने के लिए कहना डॉक्टर रावत को खटकने लगा। उन्होंने अब सीरियस होते हुए अपनी भवें सिकोड़ी, फिर आदर्श की तरफ अपनी सवालिया निगाहों से देखते हुए बोले, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? डॉक्टर रावत के सीरियस टोन को सुनते ही आदर्श अटकते शब्दों में बोला, ना, मैं नहीं, मैं कोई गड़बड़ क्यों करूँगा भला? देखो आदर्श, अगर कोई बात है तो बता दो अभी, वरना फिर हेड आएंगे तो उनसे डांट खाने के लिए तैयार रहना। हेड की डांट के बारे में सुनते ही आदर्श डरकर थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, नहीं। उसके इस बिहेवियर से ही उनको गड़बड़ होने का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने तुरंत उसे घूरते हुए सब कुछ बताने के लिए कहा। दरअसल डॉक्टर आरव ने मुझसे कहा था उन्होंने पहले कभी राइस ट्यूब का इस्तेमाल करके कोई सर्जरी नहीं की, इसीलिए तो वो रिस्क नहीं ले पाएंगे। इतनी सी बात बताने के लिए तुम इतना क्यों घबरा रहे थे? बात बस इतनी सी नहीं है। उन्होंने हेल्प के लिए तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, मगर मैंने तुम किसी और पेशेंट को संभाल रहे हो कहकर उन्हें मना कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया आदर्श? झूठ बोला तुमने। मैं यहाँ किसी और पेशेंट को संभाल रहा था। आई नो, सॉरी। वो तुम क्यूटी को लेकर इतने सीरियस थे तो मैं अपनी सॉरी रखो अपने पास। तुम जानते हो ना, हम जिस फील्ड में हैं वहाँ ज़रा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और मैं सीरियस था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्यूटी से बाहर था। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखा जाता है। उसके बावजूद भी तुम। अब हटो सामने से, मुझे पेशेंट के पेरेंट्स से बात करने दो। मैंने बात कर ली है उनसे। अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें देखकर वो लोग कुछ गलत ही बोलेंगे। तुमने क्या और किस तरह बात की होगी मुझे पता है, इसीलिए मुझे बात करना है उनसे। और वैसे भी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें सब कुछ सौंप कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आदर्श ने उन्हें रोकते हुए कुछ कहना चाहा, मगर वो उसे नज़रअंदाज करते हुए पेशेंट के पेरेंट्स के पास चले गए। आपने क्यों किया ऐसा? डॉक्टर रावत को देखते हुए आंखों में नमी लिए वो एक औरत शिकायती लहजे में बोली, माफ़ कीजिएगा हमें, हम मजबूर थे। दरअसल अचानक एक बच्चे का केस आ गया था जिसकी थमती धड़कनों को हमें बचाना था। बस इसीलिए आपके बेटे का केस यहाँ के दूसरे डॉक्टर को सौंप दिया गया था, मगर वो ऑपरेशन नहीं कर पाए। डॉक्टर रावत की बात सुनने के बाद उस औरत के साथ मौजूद शख्स सख्त लहजे में बोला, क्यों नहीं किया उन्होंने ऑपरेशन? क्या उन्हें भी कोई दूसरा केस सौंप दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो आपके बेटे ने ऑपरेशन से पहले कुछ चॉकलेट कुकीज़ खा ली थी। इसके बारे में डॉक्टर रावत आरव को अचानक से पता चला तो उन्होंने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क लेने से इनकार कर दिया। अब ये बात जानने के बाद भी आप लोग दोनों को शिकायत है।
नहीं, वो हम बस दोनों एक ही साथ अटकते शब्दों में बोले। डॉक्टर रावत ने उन्हें शांत कराते हुए बोले, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आज ही आपके बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा। उनकी बातों पर यकीन ना करते हुए उस औरत ने अविश्वास से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या सच में? जी हाँ, फिलहाल अभी आप दोनों अपने बेटे के पास रहिए, आगे की बातें आपको बाद में बता दी जाएंगी। वो उन्हें समझाते हुए बोले, वहाँ से हटकर आदर्श के पास आ गए। तुमसे कहा था हेड को मत बताओ, लेकिन नहीं, तुमने उन्हें खबर पहुंचा दी। देखो आ रहे हैं वो अब तनतनाते हुए। हाँ तो आने दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आरव ने आगे बढ़ते हुए बोला और सामने से आ रहे 60 वर्षीय शख्स के पास जाकर रुक गए। क्या हो गया था डॉक्टर रावत, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? उस शख्स ने सख्त एवं रोबदार आवाज़ में पूछा। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है, अब सब ठीक हो गया। फिलहाल मुझे आपसे कहना था, आज इवनिंग टाइम में जब डॉक्टर मयंक आए तो उन्हें इस बच्चे का केस सौंप दीजिएगा और आज ही ऑपरेशन करवा दीजिएगा। डॉक्टर मयंक से क्यों? तुम खुद क्यों नहीं हैंडल करते उस बच्चे का केस? नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं किसी की और को इसको हैंडल करने की हालत में नहीं हूँ सर। व्हाट हैपन डॉक्टर रावत? नथिंग सर, प्लीज़ आप इस बच्चे का केस आज डॉक्टर मयंक को सौंप दीजिए। ओके, टेक रेस्ट डॉक्टर रावत, मैं चलता हूँ, बोलकर हेड ने कुछ सेकंड आदर्श को घूरा और वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चले गए। ये सब मुझे इस तरीके से घूरने क्यों लगते हैं? आदर्श हेड के जाते चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि सबको पता है यहाँ तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। अब ऐसा भी नहीं है, तुम हर वक्त मेरा मजाक ना उड़ाया करो तो बेहतर होगा। पहली बात, मैंने मजाक नहीं किया, दूसरी बात, बेहतर तब होगा जब तुम कुछ बातों को लेकर गंभीर होना सीख लोगे। जानता हूँ यार, कोशिश तो कर रहा हूँ। अब अचानक इतनी जल्दी किसी का स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। गुड, कोशिश करते रहो बस। वैसे सुबह से तुम इतने सीरियस और परेशान क्यों हो चंद? अगर क्यूटी की कंडीशन को लेकर परेशान हो तो बता दूं तुम्हें, वो लगभग ठीक हो गई है और 2 दिन बाद की यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है। क्या सच में? लेकिन उसकी कंडीशन तो अभी ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मतलब आशना ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? नहीं, लेकिन चंद तो क्यूटी को जानता है, फिर क्यों नहीं बताया इस लड़की ने? आदर्श ने सोचते हुए अपनी भवें सिकोड़ी। क्या हुआ? डॉक्टर रावत ने आदर्श को खुद में खोया हुआ देखकर पूछा। आदर्श अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, आशना भी ना बहुत ज़्यादा ही रूल्स फॉलो करती है, हम दोस्तों को जानते हुए भी कुछ नहीं बताती। वो सही कर रही है, रूल्स होते हैं, उन्हें किसी के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। तुम भी सीखो कुछ उससे। बिल्कुल नहीं, मैं ये वाला रूल सीख कर भी नहीं सीख पाऊंगा। कभी आशना पता नहीं कैसे कर लेती है, मेरे इतना क्लोज होते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और तुम तो उसके दोस्त के साथ क्यूटी के। डॉक्टर रावत आदर्श से अचानक चुप हो जाने की वजह से गंभीर लहजे में बोले, क्या हुआ? आगे बोलो ना। नहीं पता नहीं, यही वजह है आशना के ना बताने की। खैर छोड़ो ये सब, अब हमारा रेस्ट टाइम है, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम सब कुछ चेक करके आ जाना। रुको चंद, तुम आशना को बता क्यों नहीं देते क्यूटी रपटे बारे में? बताने जैसा कुछ है नहीं आदर्श, कोई भी बात ऐसी नहीं होती चंद जो चेहरे पर नजर ना आ रहा, उसे छुपाने का क्या फ़ायदा? छुपा नहीं रहा यार, बस जिन बातों का मतलब नहीं उनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? कब कौन सी बात का मतलब निकल आए ये कौन जानता है चंद। और रही फ़ायदे की बात, तो कुछ चीज़ें बेमतलब कर लेनी चाहिए, क्या पता उनसे जानने अनजाने में कोई फ़ायदा हो जाए। तुम ना अनसीरियस ही अच्छे लगते हो आदर्श, पता है जब तुम गंभीर होकर ऐसी अनलॉजिकली बातें करते हो ना, बड़ी हंसी आती है। हाँ तो हंस दो, मगर आज मैं और आशा तुम्हारे रूम में आएंगे और तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ मतलब क्यूटी से रिलेटेड सारी बातें, तो रहना तैयार। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह रावत, आदर्श बेहद गंभीर लहजे में बोला, लेकिन वो कुछ कहने की बजाय बस उसे कुछ पल घूरने के बाद तुरंत वहाँ से चले गए। शाम तकरीबन 7 बज रहे थे। आशना सभी पेशेंट को चेक करती हुई उन्हें दवाइयाँ दे रही थी। उन्होंने लगभग सभी को उनकी दवाइयाँ दे दी थी, बस एक छोटी सी बच्ची थी जिसे इंजेक्शन लगाना बाकी था, वो उसे काफ़ी प्यार से ट्रीट कर रही थी। उसी वक्त मारिया उनके पास आई और आशना के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। मारिया की अपने पास देखते ही वो तुरंत उस बच्ची से अपनी नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें गुंजन के पास रहने के लिए कहा था ना। मैम वो उनके पापा आ गए हैं तो मैं चली आई, वैसे भी उनके उठने का टाइम हो गया है और आपको उन्हें दवा देनी है, इसीलिए इस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए। ओह, मैं बस ये इंजेक्शन देकर आने ही वाली थी। लाइए मैं हैंडल करती हूँ इसे, आप जाइए। ओके, हैंडल इट केयरफुली, आशा ने इंजेक्शन मारिया को देते हुए कहा। फिर बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर हल्के से स्माइल की और वहाँ से गुंजन के वार्ड में चली गई। वार्ड में पहुँचती वो मनोज जी से पास आकर बोली, अंकल आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? आपको रेस्ट करना चाहिए था। मैं थी ना गुंजन के पास। बेटा वो आज गुंजन को पैनिक अटैक आया था ना, तो मन नहीं लगा घर पर, और तुम तो जानती हो अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी मौसी जिद करने लगती आने की, जो कि उनकी कंडीशन के लिए सही नहीं है। आई नो अंकल, वैसे मौसी अब ठीक है ना? कैसे ठीक रहेंगी वो जब गुंजन की टेंशन लेकर चलेंगी? खुद के प्रति बहुत लापरवाह हो गई हैं वो, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ उन्हें। अब जब तक गुंजन यहाँ से डिस्चार्ज होकर उनके पास नहीं चली जाती वो वैसे ही रहने वाली हैं। डोंट वरी अंकल, बस 2 दिन और, उसके बाद आप और मौसी दोनों अपनी बेटी के साथ रहेंगे बिल्कुल पहले की तरह।
पहले की तरह अब कहाँ होगा सब कुछ बेटा। हिम्मत मत हारिए अंकल, आपको ही सब कुछ संभालना है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता गुंजन के कितने सालों की याददाश्त खोई है। जब से होश में आई है बस खामोश रहती है। उसकी ब्रेन इंजरी को देखते हुए हम उससे अभी कुछ पूछ नहीं सकते। इस 1 महीने में आपके और मौसी के अलावा उससे किसी और का जिक्र नहीं सुना मैंने। अब जब आप लोगों के साथ रहेगी तब शायद सवाल करें। उसके सवालों से ही हमें पता चलेगा उसकी याददाश्त के बारे में। ये वक्त भी मुश्किल होगा बेटा, पता नहीं कौन कौन सा सवाल करेगी गुंजन। किसका जवाब देना है किसका नहीं, क्या बताना है क्या नहीं, सब ध्यान रखना पड़ेगा। सब हो जाएगा अंकल, बस आप उससे ऐसा कुछ मत बताइएगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। सब कुछ ठीक है, उसके सामने यही प्रिटेंड करना पड़ेगा हमें। हम कोशिश करेंगे, अब बस आगे सब ठीक हो। सब ठीक होगा अंकल। फिलहाल आज मैं गुंजन को इंजेक्शन लगा देती हूँ क्योंकि चंद्र की वजह से आज ये अभी उठने वाली है, नहीं तो दवाई के बदले इंजेक्शन। चंद्र मतलब चंद्रशेखर, मैं तो भूल ही गया। उससे मिलना था मुझे। तुम जानती हो कहाँ होगा वो? ड्यूटी पर होगा या फिर घर चला गया होगा। मैं काफ़ी टाइम से यही हूँ अंकल, इसीलिए करेक्ट नहीं बता सकती उसके बारे में। हाँ मगर इतना जानती हूँ वो घर नहीं गया होगा। आप ऐसा करिए, नीचे चले जाइए आदर्श के पास, उसी के बगल में चंद्र का कैबिन है। अगर वो वहाँ नहीं मिला तो आदर्श से पूछ लीजिएगा। लेकिन बेटा आदर्श का कैबिन? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि आपको कुछ नहीं पता। वैसे ये बहुत गलत बात है अंकल, आप 1 महीने से इस हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ ये वार्डरूम, कैंटीन और मेरे कैबिन के बारे में जानकारी है, किसी और चीज़ की जानकारी नहीं है आपको। हाँ तो क्या हो गया, इतना भी ज़रूरी नहीं सब जानना। कुछ हुआ नहीं है मगर आपको जानकारी होनी चाहिए इस बारे में, जो कि ज़रूरी है। इसीलिए कल मैं आपको हॉस्पिटल के हर ज़रूरी जगह और ज़रूरी लोगों से रूबरू करवाऊंगी। फिलहाल तो अभी आपको चंद्र से मिलना है तो नीचे जाकर उसे आपके पास भेजती हूँ। आप तब तक गुंजन के पास बैठे रहिए। ठीक है बेटा, अब मैं गुंजन के पास ही रहूँगा, तुम कैंटीन जाकर कुछ खा पी लेना। ओके अंकल, आपको कुछ चाहिए बताइए, मैं ले आऊँगी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। 3rd फ्लोर के एक रूम में रेस्ट पोजीशन में बैठे डॉक्टर रावत इस वक्त अपनी आंखें बंद किए किसी के ख्यालों में खोए हुए नजर आ रहे थे। सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुमसे मुलाकात होगी, तो इस हाल में होगी कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। इस वक्त तकलीफ में हो तुम और तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है। उस आखिरी मुलाकात के बाद सोचा तो तुमसे दूर रहकर तुम्हारे लिए महसूस हो रहे एहसास हर तरफ से आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती दूरियों के संग तुम्हारे लिए मेरे एहसास मेरी तरफ बढ़ते जाए, जबकि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान मौजूद रिश्ते को नाम तक नहीं दे पाया, ना ही तुमसे कोई कांटेक्ट रख पाया। फिर भी एक कनेक्शन सा फील होता रहता है मुझे। दूरियों के दरमियान भी तुम्हें अपने करीब महसूस करता था मैं। पता है कभी कभी मन करता था तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं, तुम्हारी आवाज़ सुनूं। तुमसे जुड़ी अनगिनत चाहत, तलब और ख्वाहिशें उठती थी मन में, लेकिन हर ख्वाहिश, हर चाहत, हर तलब को दफन कर देता था मैं। वजह थी तुम्हारी वो बातें जो तुमने आखिरी बार मुलाकात के वक्त कही थी। उन बातों ने मुझसे यह हक छीन लिया था। फिर भी तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे एहसास से रिहा नहीं हो पाया मैं। ना चाहते हुए भी जुड़ा रहा तुमसे, और देखो आज तुम्हें देखते ही सारे एहसास इन आंसुओं में छलक रहे हैं। ये जानते हुए कि इन एहसासों के कोई मायने नहीं हैं, फिर भी इन्हें नहीं मिटा पा रहा मैं। डर रहा हूँ इनसे इतने सालों से, खुद से, और मैं छुपाने से फिर रहा हूँ इन्हें, मगर ना जाने क्यों आज तुम्हें देखते ही इतने बयां करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं कर सकता मैं। आज एक बार फिर से बेबस हो, बेचैन। नहीं, मुझे नहीं होना। डॉक्टर रावत अचानक अपनी सोच से बाहर आए। अपनी आंखों को भींचकर उन्हें आंसुओं से भीगे हुए अपने चेहरे को बारीकी से साफ किया और सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे, मगर किसी के कदमों की आहट सुनते ही वो वहीं रुक गए। देखो ये आ रही थे, तुम बेकार में मुझे यहाँ लेकर आ गई। आशा ने आदर्श के साथ डॉक्टर रावत के रूम में आते ही कहा। दिख रहा है मुझे भी, लेकिन जो बात हमें करनी है वो यही हो सकती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। कैसी और कौन सी बात करनी है हमें, मुझे तो पता ही नहीं है। अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो प्रिय। प्रिय नहीं आशना, वो खींचते हुए बोली। पता है मुझे, तुम कभी तो मेरे लफ्ज़ों में छुपे इमोशंस को महसूस कर लिया करो। आदर्श आशना को देखकर शिकायती लहजे में बोला। आशना बिल्कुल ही खामोश हो गई। उसे खामोश देखकर आदर्श ने अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमाई। अरे डॉक्टर रावत, अब आप क्यों सामने खड़ी रहेंगे, चलकर बैठेंगे और बताएंगे, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। मुझे यहाँ से हटाने से पहले ये बताओ, तुम दोनों अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? वो सख्त लहजे में दोनों को घूरते हुए बोले। अरे हटो यार, क्या चाहते हो तुम? रेस्ट टाइम में भी ड्यूटी करें हम? अगर हाँ तो मैं बता दूँ, ये मेरे से नहीं होगा। आदर्श डॉक्टर रावत के बगल से निकलते हुए बोला और जाकर वहाँ मौजूद सोफे पर बैठ गया। रेस्ट करना है तो अपने रूम में जाओ, मेरे रूम में क्या कर रहे हो? नीचे क्या कहा था मैंने, इतनी जल्दी भूल गए? यार तुम दोनों 1 मिनट के लिए अपनी बातें बंद करके मुझे बताओगे किस टॉपिक पर बात करना है तुम दोनों को? आशना उन दोनों की बातों का मतलब ना समझ पाने के कारण इरिटेट हो गई।
कुछ नहीं आशा, ये बेकार में परेशान कर रहा है मुझे। खैर इसे छोड़ो, ये बताओ तुम इसके साथ यहाँ क्यों आई हो? इसकी वजह से मैं तो तुम्हारे कैबिन में जा रही हूँ तुम्हें बुलाने। इसने कहा तुम रूम में रेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें कॉल करके बुलाने वाली थी, लेकिन ये मना करके मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स करने लगा। मैंने इसे मना भी किया, बोला कि इस टाइम तुम अक्सर कैंटीन में कॉफ़ी पीने जाते हो, आ जाओगे खुद ही, लेकिन ये ज़रूरी बात करनी है कहकर यहाँ ले आया। ओह! आशना की बातें सुनकर डॉक्टर रावत ने आदर्श को घूरा, मगर उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तुम दोनों इधर-उधर की बातें करने के बजाय जो बात करो ना जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आदर्श ने एक्साइटेड होकर कहा। उसकी बात पर डॉक्टर रावत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर आशना आदर्श के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए कभी आदर्श को तो कभी डॉक्टर रावत को देखने लगी। दोनों को एक दूसरे को घूरता देख आशना रिक्वेस्ट करते हुए बोली, चंद आप बता भी तो इसे ये जो जानना चाहता है। क्या बता दूं गुंजनों, मेरे बारे में जानना है इसे, जो चीज़ें अब मायने नहीं रखती उनके बारे में बताने से क्या फ़ायदा। मैंने कहा था ना कुछ बातें बेमतलब भी कर लेनी चाहिए। फिर क्यों इतना सोच रहे हो यार चंद, और वैसे भी तुम्हारी बातें बेमतलब नहीं होने वाली। आदर्श की बातें सुनते डॉक्टर रावत ने उसकी तरफ सवालिया निगाहें उठाकर देखा तो वो बोला, अरे तुमने कब बताया, तो तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारे और गुंजन के बारे में जानने के बाद आशना तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता देगी। जानते हो उसकी कज़न सिस्टर है ये। आदर्श ने आंखें खोलकर आशना की तरफ इशारा किया। आशना ने बस अपना सर हिला दिया। डॉक्टर रावत अभी भी खामोश रहे। उन्हें खामोश देखकर आदर्श इस बारे में उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोला, मुझे अभी तक नहीं पता था, हम सिर्फ नाम के दोस्त हैं, लेकिन आज पता चल गया। अब मैं आपसे कोई दोस्ती नहीं रखने वाला। मैंने आपको जितना परेशान किया उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। आदर्श सारी बातें सीरियस छोड़ होकर बोला और एक गहरी सांस छोड़कर वहां से जाने के लिए उठ गया। आदर्श की नौटंकी देखकर आशना हैरानी से डॉक्टर रावत की तरफ देखने लगी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर आदर्श की तरफ देखा और बोले, पहली बार कॉलेज में मिला था उससे। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले आदर्श ने बोलना शुरू किया, अरे रुको रुको ज़रा, जिसे सुनने के लिए इतनी मेहनत की है उसके लिए सही पोजीशन में बैठने दो पहले। अपनी नौटंकी सफल होने पर वो मुस्कुराते हुए बैठ गया। चलो अब सुनाओ, और ऐसे रूखी सूखी मत सुनाना, हर दृश्य को हाव भाव के सहित बताना। जब मैंने उससे पहली बार मिला था, उसने क्या पहना था, उसकी आंखें कैसी थी, और पहली नज़र को देखने के बाद तुम्हें क्या फील हुआ था। स्टॉप इट आदर्श, क्या तुम कभी किसी बात पर सीरियस हो सकते हो? यहाँ कोई फिल्म या कहानी नहीं चल रही है, इट्स रियल लाइफ स्टोरी, सो प्लीज़ बिकम सीरियस। आदर्श की बातों से छुड़ते हुए डॉक्टर आशना उसे डांटते हुए बोली, सॉरी यार चंद, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, आदर्श को मैं समझा दूंगी। नहीं, मुझे बताना है, क्योंकि मुझे उसके बारे में तुमसे सब कुछ जानना है, और सब कुछ तुम तभी बताओगी जब तुम्हें पता चलेगा तो क्या मायने रखती है मेरे लिए। ओके, पहली बार कॉलेज के कंपाउंड में देखा था उसे। बुक में नजरें गड़ाए बैठी थी, अपना सर पूरी तरह से झुका रखा था उसने। चेहरा दिख ही नहीं रहा था, और अगर दिखता भी तो शायद देखता नहीं मैं। नहीं देखते मतलब? तुम्हें कोई परेशानी थी क्या उसके चेहरे से? आदर्श और आशना एक साथ बोले। जारी है। अब आगे क्या जवाब देंगे डॉक्टर रावत आशना और आदर्श की बात का, और आगे गुंजन के बारे में बता पाएंगे या नहीं, और बताएंगे तो क्या बताएंगे, जानने के लिए देखते रहिए तलब तेरे इश्क की।